सबका स्वागत है यकीन कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज से हम लोग हमारी क्लास 10th की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं जितेंद्र पूनिया, मैं आप लोगों को क्लास 10th के अंदर साइंस और 11th और 12th के अंदर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं? आप सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसको आप जनरली नॉर्मल भाषा के अंदर लाइट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको बोल दिया जाए आज के टाइम में कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप लोगों को कहीं पे रहना है, तो वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, क्या इसकी यूटिलाइजेशन है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, कहाँ से जनरेट होता है, क्या क्या इसके पीछे फिनोमिनास होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जनरल हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप अच्छे से जानते हैं, दो वर्ड से मिलकर बनता है इलेक्ट्रिक एंड सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिटी मतलब एक ऐसी सिटी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। सिंपल सा वर्ड का मीनिंग है हमारे पास। अभी हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर के बारे में, बेसिक देखना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो करंट जनरेट कैसे होता है? करंट को जनरेट करने के लिए चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज। ओके, तो चार्ज जैसा कि आप सब पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि चार्ज से मतलब होता है आयनिक वैल्यूज की, कितनी आयनिक वैल्यूज के पास है। चार्ज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अभी देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। चार्ज हमारे पास होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर्स बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ये वो प्रॉपर्टी है जो सभी चार्जेस या सभी बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स या दुनिया का कोई भी आप लोग सब एटॉमिक पार्टिकल देखिए, मैटर देखिए, सबके पास रहती है। किसी किसी में ये एक्टिव स्टेट के अंदर होता है, किसी में इनएक्टिव या न्यूट्रल स्टेट के अंदर होता है। तो अगर एक्टिव स्टेट के अंदर होगा तो आपको ये उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा, अगर एक्टिव स्टेट में नहीं होगा तो अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो ये तो थी आपकी चार्ज की डेफिनेशन। ये क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, चार्ज को हम लोग बेसिकली जो इसकी एसआई यूनिट है कूलम्ब से जानते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी के जरिए। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर चार्ज कहाँ पे मिलता है या किस प्रकार से स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आप सबको पता है क्या होती है? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर हम बात करते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं अभी के टाइम में, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए, तो आप सभी इनसे ट्रस्टेबल होंगे बिकॉज क्लास 9th के अंदर आपके ये तीनों ही पार्टिकल्स आ जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप डिटेल स्टडी क्लास 9th में करते हैं। ओके, चलिए, तो जनरली आप सबको पता होगा ये सारी चीजें। जो प्रोटॉन है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, दैट इज पॉजिटिव। ओके, एंड देन इफ यू सी दैट जो प्रोटॉन होता है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। प्रोटॉन्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। इसके बारे में डिटेल स्टडी के प्रोटॉन अपनी जगह से क्यों मूव नहीं करता वो आप लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। क्लास 11-12 की केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में आता है कि प्रोटॉन अपनी जगह से मूव क्यों नहीं कर पाता। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप सबको पता है कैसा होता है? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम देयर प्लेस, फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लेस इन देयर ऑर्बिट्स और एनीवेयर इन एटम। चलिए, लास्ट जो प्रोटॉन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल बचता है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है बच्चा जिसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और आप सबको पता है अगर मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा या एटम के ऊपर कितना आएगा? नो चार्ज। कोई भी चार्ज उसके पास नहीं बचेगा। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल अगर आप देखिए, अगर एक मेरे पास कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके अंदर 3 प्रोटॉन्स है। 3 क्या है?
प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर मान लो उसके अंदर एक पार्टिकल है, उसके पास अगर उतना ही मान लो 3 जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 का ही नेगेटिव चार्ज है, तो अगर बोल दे कोई टोटल चार्ज निकालो तो टोटल चार्ज ऑब्वियसली कैसे निकलेगा, 3 प्लस और दिस प्लस। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसीलिए जब अपन न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता और वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। चलिए एक बार आप सब यहाँ जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। पिछले नोट्स बना लिए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज एक क्वांटिटेटिव आइडेंटिटी है, क्वांटिटेटिव एंटिटी है हमारे पास, यानी हम लोग इसको नंबर्स की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज अगर आपको कोई बोल दे कि मुझे चार्ज पता लगाना है किसी के ऊपर कितना चार्ज, कैसे उस चार्ज को मैं डिफाइन करूंगा। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपके पास कोई एक मेटल का टुकड़ा दे दिया, उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और कुछ हमारे पास उसी के दूसरे पार्ट में कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो तभी पॉसिबल है अगर, या इसके ऊपर चार्ज कब आएगा, अगर आप ये समझना चाहेंगे इसके ऊपर चार्ज कब आएगा, तो चार्ज इसके ऊपर तभी आ सकता है या तो इसके अंदर से कुछ प्रोटॉन्स जो है वो बाहर चले जाएं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बाहर से बाहर निकल जाए। अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से बाहर निकलते हैं तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर प्रोटॉन्स इसके ऊपर से बाहर निकलते हैं तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन जैसा आपको बताया पिछले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ होगा भैया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी मैटर के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं कुछ और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूं तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि प्रोटॉन्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। अगर किसी चीज को मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके अंदर मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर अब आपको पता लगाना है कि हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हाउ टू calculate the value of charge, कि हम लोग चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पता है कि चार्ज को मैं कैपिटल Q के सिंबल से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ, कैपिटल Q के सिंबल से मैं डिनोट करता हूँ। तो Q का जो फॉर्मूला होगा, बेसिकली अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो चार्ज है वो एक क्वांटिटेटिव एंटिटी तो है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके बेसिस पे मैं उसको डिफाइन करता हूं। वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा भैया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज कम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करने वाला है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए तो इसी आधार पर मैं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का एक बेसिक सा फॉर्मूला बना देता हूं जो कि होगा क्या, Q is equal to N into E। What it will be, Q is equal to N into E। ये इस तरीके से फॉर्मूले से मैं आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाले चार्ज की वैल्यू मैं पता कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा जो हमारे पास स्मॉल n है, that represents here number of electron। किसको रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्मॉल e आप जिसके ऊपर ये नेगेटिव साइन लगा हुआ देख रहे हैं वो वहां पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है। यानी आप सबको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर -19। वो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा जो ये वाला मैंने एग्जांपल लिया था इसके अंदर मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो बोल दिया इसके ऊपर चार्ज बताइए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना है। तो मैं चार्ज कैसे कैलकुलेट करूंगा,
सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 10, तो इट विल बी 10 इंटू नंबर ऑफ, सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो बेसिकली आप सबको पता चल गया होगा अभी तक कि जो चार्ज है वो एक क्वांटिटी एक्सप्रेशन है किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसी के आधार पर हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कितना है और क्या है। ठीक है, चलिए अभी एक बार आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप सबने अभी इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको रब करते हैं और हम लोग अपनी अगली एंटिटी जो है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए यहां से आपका शुरू होता है मेन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आप सबको अच्छे से पता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं वहां पे हम सबके दिमाग में एक ही वर्ड आता है जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे आप सबने छोटे मोटे एड्स वगैरह जो आते रहते हैं किसी शॉप वगैरह को देखे होंगे, किस तरीके से अगर हम लोग किसी स्विच बोर्ड में गलत तरीके से हाथ लगा देते हैं या टच कर देते हैं उस वजह से हमको शॉक वगैरह लग सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे ये जनरेट होता है, किस तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि ये वर्ड है हमारे पास, ये वर्ड जो है वो दो चीजों से मिलके बना है। किससे बना है, दो चीजों से मिलके बना है। ठीक, फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक। वो क्या है, इलेक्ट्रिक। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रिक वर्ड जहां पे भी आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वर्ड जो इसका है वो है करंट। क्या है, करंट। करंट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका आप सबको पता होगा, जिसका मीनिंग होता है फ्लो। क्या मीनिंग होता है, फ्लो। जैसे आप सबने वर्ड भी सुना होगा मैथमेटिक्स के अंदर, वाटर फ्लो, वाटर करंट, विंड करंट का। तो करंट का मतलब क्या हो गया, फ्लो, किसी चीज का फ्लो होना। ठीक है, तो यहां पे भी इसका मतलब क्या है, फ्लो। क्या मतलब है, फ्लो। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने जाते हैं तो इन दोनों वर्ड्स की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मेरे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मेरे पास बनेगी, दे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। सिंपल, किसी एक जगह से एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज वहां से फ्लो हो रहा है वही कहलाएगा उस जगह का इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिंपली हम कहना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, यानी कोई चार्ज मेरा यहां से फ्लो कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है, टी। टाइम कितना ले रहा है, टी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे कैसे दर्शाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट को मैं दर्शाऊंगा आई की मदद से। किससे दर्शाऊंगा, आई की मदद से। आई क्या होता है, आई इज द सिंबल यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आई। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सॉरी फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया था भैया, क्यू से, और टाइम को ऑब्वियसली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेरे पास एक फॉर्मूला तो कौन सा बन गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बनाना मेरे पास ये फॉर्मूला। चलिए
दूसरा एक और देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले Q का एक और फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, N इंटू ई। क्या फॉर्मूला लिखा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो था Q का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले की मदद से मैं I का एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, वो क्या होगा? I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ एरिया, थ्रू अ पर यूनिट एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, इन अ यूनिट टाइम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करिए एक बार आप लोग, फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस या इसकी ऐसा यूनिट को हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको दो चीजें तो कंफर्म पता चल गई यहाँ से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। और उसके दो फॉर्मूले भी मेरे पास आ गए। कौन कौन से आए? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी एंड I इज इक्वल टू NE अपॉन टी, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। चलिए, तो किसी भी फिजिकल यूनिटी एंटिटी के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसकी SI यूनिट जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो आप आज तक आपने मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी SI यूनिट तो सुनी है, बहुत सारी आराम से आप इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम लोग SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है और कैसे उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखिए, करंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा? I से रिप्रेजेंट किया था। I का फॉर्मूला मेरा क्या था? Q अपॉन टी। जनरल हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि Q की SI यूनिट क्या है? कैपिटल C, जो कि क्या थी? कूलम। क्या थी? कूलम। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इन दोनों को मिला के I की SI यूनिट क्या आ गई? कूलम पर सेकंड। कितनी आ गई? कूलम पर सेकंड, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कूलम सेकंड की पावर -1 फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक जनरल डिराइव्ड यूनिट आई मेरी, जो मैंने इस फॉर्मूले की मदद से डिराइव किया। लेकिन हम लोग करंट को अगर इसी में बोले कूलम पर सेकंड, ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, इसीलिए हमने इसका एक जनरल यूनिट बनाया साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए तो इसकी जनरल यूनिट क्या बनाई गई रिप्रेजेंटेशन के लिए? उसको लिखा गया SI यूनिट ऑफ करंट। SI यूनिट ऑफ करंट विल बी एम्पियर। व्हाट विल बी? एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल A से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो सिंपल आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग इस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो यहाँ 10th के सिलेबस में क्या है कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा, वो है रिप्रेजेंट करने के लिए या दिखाने के लिए कि आप लोग एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिटी से क्या समझते हैं। किससे क्या समझते हैं? फिजिकल क्वांटिटी की यूनिटी से आप लोग क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? करंट के बारे में या एम्पियर के बारे में। ओके, तो हम लोग इसीलिए अब डिस्कस करेंगे इसके यूनिटी का क्वेश्चन। क्या डिस्कस करेंगे? इसकी यूनिटी का क्वेश्चन, जो कि बेसिकली क्या होगा? क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं, वो आपसे सवाल ये पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आपको समझना कैसे है और करना कैसे, क्योंकि ये आपको बहुत तंग करेगा। ये वाले क्वेश्चन आपको फिजिक्स के नियरली हर चैप्टर में और इलेक्ट्रिसिटी में तो खासकर हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मिलेगा। चलिए, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हमारी यूनिट की वैल्यू निकाली है। ऐसा यूनिट हमने निकाली। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। अब मेरे पास क्या है कि 1 एम्पियर का करंट निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 एम्पियर ऑफ करंट की वैल्यू। अगर मुझे 1 एम्पियर ऑफ करंट का वैल्यू निकालना है तो मुझे पता है कि करंट मेरे पास कितना है, या इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास कितना है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है मेरे पास। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट कैसे आया होगा उसको देखिए। अगर मैं I की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 1 मीन्स 1 को मैं स्विच कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपके I का फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस से। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी था मेरे पास। ठीक है, तो I जो है अगर मेरा यहाँ पे 1 है
तो क्या हुआ होगा, जब मेरे पास 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर पास करता है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास करता है, तो वहां पे कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, 1 एम्पियर। तो आप इसकी डेफिनेशन या सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, 1 एम्पियर करंट सिंपली मींस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज passes through a conductor of unit area in 1 second। जब 1 कूलम चार्ज पास करता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, इजीली है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये बेसिक सा डिस्कशन था दो चीजों के बारे में। आज हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इसको रिवाइव करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1 एम्पियर से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने सीखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज हमारे पास था दो तरह का, एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन के ऊपर था, नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। इलेक्ट्रॉन ही हमारे पूरे चैप्टर का बेस। पूरे चैप्टर में सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा चैप्टर का बेस बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने चार्ज के जरिए डिसाइड किया कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है या किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होगा चार्ज का कूलम, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने फर्दर डिस्कस किया कि अगर Q इतना है तो उसको निकालेंगे कैसे या कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमने Q का एक फॉर्मूला भी बना दिया जो कि क्या था, L इंटू E। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला या इलेक्ट्रिसिटी का पहला फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया किसके बारे में, करंट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, I से रिप्रेजेंट किया। I से रिप्रेजेंट किया और साथ साथ ही इसका ऐसा यूनिट भी आप लोगों को बताया जो कि क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर होगा। चलिए उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका एक बेसिक फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन T। Q को क्या लिख सकते हैं, N इंटू E अपॉन T। तो फॉर्मूला I का क्या बन गया, NE अपॉन T। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आप लोगों के पास। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी आपकी मैथ्स की क्लास होगी, तो आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और आराम से स्टडी करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो होगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा मौका है इस बार, जो आपका पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 की वजह से, पेपर भी हो सकता है कि थोड़ा आसान आए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।